हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ध्यान देंगे, 1 से लेकर के 8 तक हम लोगों ने लगा रखा है। इसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है दोस्तों, जाकर के आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है। और इसके साथ साथ और ध्यान देंगे दोस्तों कि खान सर का प्रैक्टिस सेट और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी मैंने संस्करण कंप्लीट करा रखा है। क्राउन पब्लिकेशन का, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का, सभी का मैंने प्रैक्टिस सेट लगा दिया है। सभी का अलग अलग से प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। और एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को आप लोग प्लीज़ आपसे से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें और अपने एक ग्रुप में शेयर भी अवश्य कर दें। तो देखिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। ध्यान देंगे, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो अलग किया गया था वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। वहीं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ था। इसमें जो है कि यह आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ आपको उस समय 10 थी, जो कि अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे कि आपको इसकी विशेषताएं क्या थी कि अखिल भारतीय संघ का आपको इसमें स्थापना किया गया। फिर प्रांतीय स्वायत्ता हो जाएगा, आपको केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, उसके साथ साथ आपको संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत। और 1909 की विशेषताएं हम लोग जानेंगे। तो 1909 में क्या हुआ था, तो 1909 भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहा जाता है, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। साथ साथ इसमें भी जानेंगे और पॉइंट के 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार जो थे, अलग अलग दो व्यक्ति थे इनमें। मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले जो थे, ये आपको इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1892 ईस्वी, इसमें क्या हुआ था, इसकी क्या विशेषताएं थी। तो भारत शासन अधिनियम 1892 में इसमें जो है कि आपको इसकी विशेषताएं थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी इसमें, और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट की बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। तो सारे पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी मैं प्रश्न करूँगा उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो मस्ट है कि आपको पूरा कवर करवाऊँगा ही। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। ठीक है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है। ध्यान देंगे, आपको लोक जनहित याचिका की जो अवधारणा है कौन से देश से लिया गया है। 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं से देखिएगा, इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में लिया गया। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1949। ठीक है, 1949 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के लिए JVP समिति में देखिए इनका नाम आता है। जैसे आपको जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, उसी को JVP समिति कहा जाता है। ध्यान देंगे, इनमें कौन 3 व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया। समिति का गठन 1948 में किया गया था एक्चुअल में, इसको 1948 में, लेकिन कह रहा है कि इसमें अपनी रिपोर्ट 1949 में सरकार को सौंपी थी। यहाँ पर कह रहा है कि ये 48 में हो गया था, लेकिन सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था तो 1949 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखेंगे, 48 में गठन हो गया था लेकिन 49 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी आपको। तो देखिएगा 1935 में अभी ऊपर ने हमने बताया कि अखिल भारतीय संघ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। तो यहाँ ध्यान देंगे, सरकारिया आयोग जो गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए हुआ था। 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग। देखिएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंध, ये नहीं होगा। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, या कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, या संघ और राज्यों के संबंध राज्यों के मध्य संबंधों की। इसका राइट आंसर देखिएगा सिर्फ केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ठीक है, सरकारिया आयोग जो गठित हुआ था ये आपको संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए हुआ था। इसको ध्यान में रख देंगे हम लोग। 5 का सरकारिया आयोग जो आया था कब, 1983 ईस्वी में आया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें ध्यान देंगे, ये जो आपको सरकारिया आयोग जो आया था 1983 में आपको ये गठित हुआ था ये आयोग, और 1987 में इसे पेश किया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको देखिएगा सत्य देखना है कि कौन सा इसमें सही है कौन गलत है। जिसका राइट आंसर आपको 6 का देखते हैं। देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इस पद का सृजन किया गया। वह आपको 1 नंबर इसमें सही है। और वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, यह भी सही है आपका। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 इनमें से राइट है, तो इसके अनुसार आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। यहाँ ध्यान देंगे, आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा पूछ रहा है तो अनुच्छेद आपको 243 का डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कि पंचायती राज की चर्चा जो है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के ए से लेकर ओ तक किया गया है, जिसमें आपको 243 का जो ये डी है इसमें आपको आरक्षण, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। विधान परिषद में पूछ रहा है कि कितने समय तक पड़ा रह सकता है। तो 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 3 माह। कितना, 3 माह तक पड़ा रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में चर्चा की गई है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1934 ईस्वी में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि 1934 ईस्वी में कहाँ आपको किया गया था कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। तो 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। कहाँ किया गया था, पटना में किया गया था। 1934 में डेट भी याद रखेंगे आप लोग, ये पूछता है। और किसने किया था ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है कि अक्टूबर 1934 में पटना में किया गया था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। इसको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन थे, 3 व्यक्ति थे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। तीनों का नाम याद रखेंगे आप लोग। इस प्रकार ऑप्शन में पूछ सकता है प्रश्न में। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। रेड क्लिफ समिति पूछ रहा है। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। इसके द्वारा कब, 1947 ईस्वी में, जुलाई 1947 में की गई थी। अगला प्रश्न 11 नंबर के, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक के किसने लिखा। देखिएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया इनके पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। ध्यान देंगे, किस वर्ष से दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। तो 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 12 का ए हो जाएगा। देखिएगा, 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में। तो ये देखिएगा, बनारस यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बनारस। की कांग्रेस का जो 21वां अधिवेशन आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। कब, देखिएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ था। इस अधिनियम में बंगभंग की निंदा की गई थी।
बंगभंग की निंदा की गई थी। इस अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ध्यान देंगे, गांधी जी के द्वारा पूछा जा रहा है कि पूरे देश में आपको रॉलेट एक्ट के विरोध में कब आपको हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा ये 13 अप्रैल क्या है, 13 अप्रैल 1919 ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस डेट को भी छोटे डेट के साथ आप लोग दिमाग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने दिया था। देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान देंगे कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 का को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार या आपको दास्ता कह लीजिए, दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए इस अधिकार की घोर आलोचना किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। काफ़ी अच्छे, आप इसको VBI लगा लीजिएगा। ठीक है, बिहार के एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में लोटा विद्रोह जो हुआ था 1856 में किस स्थान पर। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में हुआ था। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में जो हुआ था मुजफ्फरपुर में। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। ठीक है, क्या किया था, यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। ये आपको इसीलिए आपको ये लोटा विद्रोह के नाम से विख्यात है। ठीक है, 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 भाग में। ठीक है, 7 भाग में आपको मुगल शासक अकबर जो है 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण कर 1576 ईस्वी तक पटना पर अधिकार कर लिया। 1580 ईस्वी तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में पूछ रहा है मंत्रिपरिषद को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत कहा जाता था मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है। देखिएगा, हिरण्यनी कहा गया है, ऋग्वेद काल में पूछ रहा है कि कौन सी नदी को, तो सिंधु नदी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका 19 का राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऋग्वेद में वहीं पूछ देगा दोस्तों कि सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 आप लोग याद रखेंगे इसको, 1028। और ऋचायों की संख्या अगर पूछ देता है तो 10,462 भी याद रखेंगे, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है आपको। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है, तो टोटल 10 मंडलों की संख्या है, ये भी याद रखेंगे। और वहीं अथर्वा वेद में आपको पूछ देगा कि मंडल की संख्या कितनी है, तो 20 याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो 20 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा, सी हो जाएगा, जामिल। जामिल कौन था, देखिएगा महावीर स्वामी क्या थे। देखिएगा, भगवान महावीर जो थे स्वामी, आपको महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। क्रम भी याद रखेंगे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये महावीर का जन्म कब हुआ था, ध्यान रखेंगे साथ साथ हम लोग। तो महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 BC भी शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में, जगह भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। जब ग्रीनविच में दोपहर का अगर 1 बजा हो, इस तरह का देखिएगा प्रश्न एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे कि उस समय भारत का मानक समय वहाँ पर क्या होगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा, शाम के 6:30 बजे होंगे। शाम के 6:30 बजे होंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे 6:30, देखिएगा शाम के 6:30 जो बजेंगे। तो ये भारत का अपना जो मानक समय है कितना आगे है, प्लस आपको 5.1/2, 5.5 घंटा आपको आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। इस तरह से आपको देखिएगा 1 बज रहा है यहाँ पर, अगर तो 1 बजे जोड़ देंगे आपको तो 1 6 आप 6:30 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 5 6 हो गया, 6:30 बजेगा आपको राइट आंसर। इस प्रकार से क्या है, क्योंकि यदि भारत का जो ग्रीनविच है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे।
22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, उपसौर। उपसौर की जो तिथि है, तिथि भी पूछ देता है कि कौन सी तिथि को होती है, तो 3 जनवरी याद रखेंगे, 3 जनवरी को होता है, ये आपको याद रखना है, उपसौर होता है। और वहीं पूछ देगा कि आपको पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। अगर सबसे अधिकतम दूरी पूछ देगा तो अपसौर आप लोग आंसर उसका लगाएंगे, उत्तर क्या, अपसौर लगाएंगे। और अपसौर की अगर तिथि पूछ देता है तो 4 जुलाई डेट इसका भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है, इसको अपसौर कहा जाता है सूर्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्यमोदी। ठीक है, अन्यमोदी की अगर ऊंचाई पूछता है तो 2696 मीटर आपको याद रखना है। ठीक है, अन्यमोदी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है दक्षिण भारत की, तो दोदा बेटा भी याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, इसको भी याद रखना है हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ, इसके साथ साथ ताप्ती भी याद रखेंगे, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ जो हैं कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जो है कि पश्चिम दिशा में बहती है, यानी कि ये उल्टा बहती है। ठीक है, इसको भी याद रखना है हम लोग को। डेल्टा, ये भी प्रश्न पूछता है कि डेल्टा नाप बनाने वाली नदी कौन सी है, तो एनटी, शॉर्टकट में एनटी, इस तरह से नर्मदा और ताप्ती याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। समुद्री धारा और महासागर यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर देखिए कि अबुलहास जो धारा है आपको ये हिंद महासागर में चलती है, और एल नीनो आपको ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। क्यूरिशो की अगर बात करें, क्यूरिशो धारा ये आपको उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है, और बेंगुएला धारा जो है ये आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। तो इस प्रकार आपको राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। देखिएगा, ध्यान देंगे, बुशमैन जनजाति जो है आपको कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, कालाहारी रेगिस्तान, आपको कालाहारी मरुस्थल आपको बोत्सवाना में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है बुशमैन जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सी नदी है जो इसका उद्गम और मुहाना दोनों जो कि भारतीय गणराज्य में पड़ता है। तो 27 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हो जाएगा, गोदावरी नदी का। ठीक है, गोदावरी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों जो है कि भारतीय राज्य में है, या भारतीय प्रायद्वीपीय का एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी अगर प्रश्न पूछता है तो इसको कहा जाता है। ये आपको इसकी उत्पत्ति है पश्चिमी घाट के नासिक में, आपको त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 28 नंबर यहाँ से। ठीक है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। देखिएगा, ग्रैंड बैंक आपको ये स्थित है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मछली पकड़ने का ये केंद्र है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, एचडीआर। ठीक है, एचडीआर जो है आपको 29 का, ये आपको कृत्रिम समझी जाती है। एचडीआर का फुल फॉर्म होता है आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स से। अगला प्रश्न 30 नंबर देखेंगे हम लोग, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। भारतवर्ष में सिक्कों की जो ढलाई होती है, ढलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बाजार के अस्तित्व के लिए पूछ रहा है कि सबसे अनिवार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीमतें। क्या हो जाएगा, कीमतें इसके लिए सबसे अनिवार्य हो जाता है। बाजार वह स्थान है जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे हम लोग कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम कुसुम योजना जो है कि पीएम कुसुम योजना, इसका आपको उद्देश्य क्या है। तो 32 का डी आपको यहाँ से देखिएगा, 32 का डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग,
33 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं पूछ रहा है। तो तीव्र जनसंख्या बेरोजगारी के लिए पूछ रहा है, तो देखिएगा तीव्र जनसंख्या वृद्धि उत्तरदायी हो जाएगा आपको। कौशल का अभाव ये भी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये नहीं होगा। अगर प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होता है तो आपको बेरोजगारी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ये ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा, ये गलत है। जनशक्ति नियोजन का अभाव ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, जो कि उत्तरदायी नहीं हो जाएगा बेरोजगारी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण, 50% रिजर्वेशन किस वर्ष प्रदान किया गया था। काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI लगा लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, 2006 में बिहार में जो पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था वो 2006 ईस्वी में। भंडारी समिति किससे संबंधित है। ये आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति, इसको याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत है कौन से राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 37 नंबर के रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। रिफॉर्म नेशन एक पुस्तक है, इसके लेखक है गौतम चिकरमाने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, गौतम चिकरमाने। 2023 में प्रकाशित पुस्तक है आपको रिफॉर्म नेशन, इसके लेखक गौतम चिकरमाने हैं। और इसमें देखिएगा शशि थरूर का भी एक बुक है, याद रखेंगे। अम्बेडकर ए लाइफ है, ये आपको इनका लिखा हुआ है, ये भी पूछ सकता है। अम्बेडकर ए लाइफ है। और सलमान रुश्दी, इनका भी एक देखिएगा बुक आया है, विक्ट्री सिटी, नाम आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 19वां यानी कि नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन युगांडा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। युगांडा की वहीं राजधानी अगर पूछता है तो कंपाला याद रखेंगे। युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाती है, इसको याद रखना है। नाम की स्थापना कब हुई थी। नाम की स्थापना 1961 ईस्वी में। कब, 1961 में, 1961 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लो का संबंध किस खेल से है। देखिएगा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है ये आपको खिलाड़ी तरुण ढिल्लो, कौन से खेल से संबंधित है, तो पैरा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, पैरा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है आपको 40 नंबर, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित है जॉर्जी गोस्पोदिनोव का संबंध आपको किस खेल से है, तो बुल्गारिया देश से है। कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में तो अफगानिस्तान आपको शीर्ष पर हो जाएगा आपको आतंकवादी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, और इसमें भारत का स्थान क्या हुआ पूछ देगा अगर इसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, तो 13वां याद रखेंगे, 13, ठीक है, 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है। देखिएगा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का तो IISc बेंगलुरु को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा आपका, 42 का ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, OneWeb India 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। OneWeb India 2 उपग्रह को कौन से प्रक्षेपण यान के द्वारा, तो LVM-3M3, ठीक है, LVM-3M3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। 43 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। इस मिशन के तहत आपको 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। टोटल कितना, 36 उपग्रह को। यह भी अगर उपग्रह पूछ देता है कि कितना उपग्रह को, तो 36 उपग्रह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जेम्स मारेप। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री जेम्स मारेप बने हैं। 44 का ही आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 45 नंबर की, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है। काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पर भारत कौन सा विश्व का देश बन गया, तो चौथा यहाँ से आपको याद रखेंगे, 4th, ठीक है।
46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। यहीं ध्यान देंगे आपको कि चंद्रयान 3 जो गया था आपको, ये कब गया था, छोटा डेट के साथ याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। कब? 14 जुलाई 2023 ईस्वी को ये 2:35 पर लॉन्च किया गया था। और 24 अगस्त, कब? 24 अगस्त 2023 को 24 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था और ये चौथा देश बन गया है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पर, भारत। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी की? तो देखिएगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, कोयना की है लेकिन वर्धा की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर सी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा औसतन वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवेरो शब्दावली का संबंध कौन से खेल से है? तो ये वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। हाँ देखिएगा, वॉलीबॉल में माफ़ कीजिएगा 6 नहीं 9 नहीं 6 होता है, ठीक है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 6 होती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। बास्केटबॉल में कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, नमक और रेत में अगर मिश्रण कर देते हैं तो उसको नमक को अलग करने की कौन सी विधि हम लोग अपनाएंगे? तो एक घुलाना हो जाएगा, एक निस्पंदन हो जाएगा, एक वाष्पीकरण हो जाएगा। तीनों विधि के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन? 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ से 52 का ए हो जाएगा। विटामिन डी जो है आपको सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। डी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। वहीं आपको देखिएगा विटामिन डी का आपको वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल नाम याद रखेंगे। के का फिलोक्विनोन हो जाता है, विटामिन के का फिलोक्विनोन। ए का आपको हो जाता है रेटिनॉल, बी यानी कि बी वन आपको थायमिन हो जाता है, B2 राइबोफ्लेविन, इस तरह से हो जाता है। सभी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्टिल्ट रूट्स, ठीक है, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं किस में? तो गन्ना और मक्का में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक पर आवेश होता है तो क्या होता है? इसके आवेशित चालक पर जो आवेश होता है आपको बाहरी सतह पर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट या द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? ईस्ट के द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? परागन को इनमें से कौन आपको संदर्भित करता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, कि परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या है? तो 35 से आपको 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, ये शरीर के तापमान को मापने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो तापमान में वृद्धि के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ कणों की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर में परावर्तित होती है तो ये आपको विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 61 नंबर के ENT, देखिएगा ENT कान, नाक एवं गला का जो डॉक्टर है जो उपयोग करता है किस चीज़ का? अवतल दर्पण का ये उपयोग करता है। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, कौन? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है कि आपको प्रतिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है कि पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु कौन सा है? अगर पानी को जीवाणु रहित करना है तो कौन सी अधातु का हम लोग यूज़ करेंगे? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन से हम लोग ये अधातु यूज़ करके जीवाणु रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रण धातु है। तो आभूषण अगर हम जब बनाते हैं तो सोने के साथ आपको मिश्रित धातु कौन सी हो जाएगी? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा धातु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोतल और जार को बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट। ठीक है, पीईटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? किसी ध्वनि की पिच को जो हम लोग मापते हैं कि किसके द्वारा? तो ये आवृत्ति यानी कि हर्ज। आवृत्ति का एसआई इकाई क्या होता है? हर्ज, याद रखेंगे। तो आवृत्ति के द्वारा मापा जाता है। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फ्रीक्वेंसी के द्वारा। आवृत्ति का एसआई इकाई पूछ देगा तो हर्ज आप लोग मारेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को ही हम लोग कहते हैं आरबीसी। ठीक है, क्या कह रहा है? रक्त के संचरण में मदद करता है, तो एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी याद रखेंगे, आरबीसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? देखिएगा, बल की इकाई इनमें से नहीं पूछ रहा है, पाउंड, डाइन, जूल या न्यूटन। 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल। ठीक है, जूल जो है कि इसमें बल की इकाई नहीं है, या अदरवाइज आपको पाउंड, डाइन, न्यूटन ये सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बल का एसआई इकाई आपको देखिएगा, सीजीएस मात्रक में न्यूटन होता है आपको, और एफईएस मात्रक पूछ देगा तो डाइन हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। देखिएगा, 1 मीटर का पूछ रहा है कि 10 लाखवां भाग क्या होता है? तो माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर को माइक्रोन के रूप में भी जाना जाता है। यह लंबाई की एसआई इकाई है जिसका मान 10⁻⁻6 मीटर या मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? नाभिक का भाग नहीं है पूछ रहा है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम नाभिक का ये भाग नहीं है। क्रोमैटिन पूछता है अगर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तीनों आपको नाभिक का भाग है। अगला प्रश्न है कि किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है? देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि किन रसायन के अगर जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता रोग एक होता है और ये इटाई रोग। तो मिनीमाता रोग जो होता है ये मरकरी के कारण होता है, यानी कि Hg पारा जिसको कहते हैं, और कैडमियम के आपको ये से इटाई नामक रोग हो जाता है, इसको ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? देखिएगा, वायु द्वारा संचारित होने वाला रोग पूछ रहा है। ये आपको क्षय रोग और निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 72 का। क्षय रोग और निमोनिया जो है कि वायु जनित रोग है, वायु में उपस्थित रोगजनक के माध्यम से फैलते हैं। ये रोगजनक में वायरस और बैक्टीरिया दोनों शामिल हो सकते हैं, जो कि खांसने, छींकने, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से फैलते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त यानी कि वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है? तो ये पक्षी जो हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी जो होते हैं ये गर्म रक्त वाले ब्लड वाले आपको जंतु में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का वह कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, तो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर और आज का ये अंतिम प्रश्न है सेट का। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? 75 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी आपको राइट हो जाएगा कि कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय के कारण विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः इसी के कारण होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आज का भी ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, और इस सेशन को लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।